अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूज़ लॉग के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हाल ही में आज़ाद कश्मीर असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने बजट स्पीच के दौरान कहा था कि आज़ाद कश्मीर में नंबरदारी निज़ाम को बहाल किया जाए। नंबरदारी निज़ाम क्या है, कब शुरू हुआ, उसका ख़ात्मा कब हुआ, उसके दौरान क्या होता था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के नामवर सहाफ़ी हैं आरिश कदीर। हम नंबरदारी निज़ाम जानने के बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम जनाब। थैंक यू। और ये बताएं, नंबरदारी निज़ाम क्या था, कब शुरू हुआ और कश्मीर में इसका आगाज़ कब हुआ? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बुनियादी तौर पे ये बड़ा एक है तो लंबा टॉपिक और इसमें बेशुमार मज़ालिम की दास्तानें भी हैं। और जिस तरह से इसको पेश किया गया था नंबरदारी निज़ाम को, या जिस तरह से इसकी तमाम तर चीज़ें जो हैं या जो उमूर थे जो नंबरदारों को सरअंजाम देने थे, उनको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया था या बयान किया गया था, उससे ये लगता था कि रियासत का इंतज़ाम व इंसराम चलाने के लिए एक बल्दियाती जो निज़ाम है आज का जदीद, उसकी एक इब्तदाई शक्ल जो है वो उसको किया गया था। ये चूँकि मुख्तलिफ़ अदवार में ख़ास करके बर्र सगीर पूरा पाको हिंद में ये शायद ये वाहिद इलाका है जहाँ पे ये सिस्टम रहा है। और ये इसको अंग्रेज़ों ने जब बरतानवी साम्राज्य यहाँ पे आया, उसने अपना कब्ज़ा मुस्तहकम किया, तो उसने ना सिर्फ तमाम तर ज़मीनों का जो बंदोबस्त है वो किया, बल्कि उसमें रेवेन्यू विलेजेस बना के उसमें मुकामी आबादी से कुछ लोगों को ऊपर उठा के उनको उस तमाम तर निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया। जो मालिया भी इकट्ठा करते थे, जिसको टैक्स कहते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज रखते थे। फिर रियासत के लिए मुखबरी का काम करते थे। रियासत को जिस तरह की उस रेवेन्यू विलेज में जिस तरह की ज़रूरत महसूस होती थी वो काम सर अंजाम देते थे। उसके साथ साथ जो जराइम पेशा अफराद जिनको बागी रियासत सवर करती थी, उनके हवाले से मालूमात देना, उनके हवाले से उनके वेयर अबाउट्स बताना, और ये सारी चीज़ें करना जो है वो उनके काम थे जो सामने बताए गए थे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है, इसमें भी नंबरदारी निज़ाम जो है वो बरतानिया के साथ जो ट्रीटी हुई थी महाराजा गुलाब सिंह की, उसके बाद ही जो है वो उसके तमाम तर फ़वाइद मिलते हैं। उससे पहले यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार बेशक रहे, ख़ास करके जागीर के तौर पे मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं वो मुख्तलिफ़ राजों महाराजों को जो है वो अलाट किए जाते रहे। लेकिन जब बरतानवी साम्राज्य ने एक तरीका वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, ज़मीनों का बंदोबस्त हुआ, उनकी तमाम तर पैमाइश हुई, उनका रिकॉर्ड मरतब किया गया, रेवेन्यू विलेजेस कायम किए गए, तो वो सारा सिलसिला फिर यहाँ पे भी हुआ। और उसमें ये नंबरदारी निज़ाम जो है वो यहाँ पे जो है वो उसको राइज़ किया गया। एक चौकीदार होता था, नंबरदार से नीचे जो तमाम तर ख़बरें जो है वो उस तक पहुँचाता था। फिर एक नंबरदार था जो एक विलेज पे, एक रेवेन्यू विलेज पे जो है वो उसका कंट्रोल होता था, और उसके ऊपर फिर एक जेलदार होता था जो 40 रेवेन्यू विलेजेस पे एक जेलदार होता था। और इनका प्रोसेस ये था कि ये जो मालिया इकट्ठा करते थे, चूँकि तमाम तर जो ज़मीन थी वो महाराजा की मलकियत में थी और लोग जो है वो काश्तकार जो है वो किरायादार थे, तो वो मालिया जो है वो नंबरदार इकट्ठा करता था। 5% जो है वो उसका नंबरदार रखता था, और जेलदार जो है वो 40 रेवेन्यू विलेजेस का जो मालिया है वो इकट्ठा करके उसमें से 1% जो है वो खुद रखता था। उसके साथ साथ इनके जो काम करते थे, रियासत को या महाराजा की जो हुकूमत थी उसको मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स थे, मुख्तलिफ़ जो मनसूबा जात थे, या जो सड़कें थी या पुल वगैरह तामीर करने थे, महाराजा की अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें पैदा करनी थी या उनको तैयार करना था, उसके लिए बेगार पे या फ़ौज के लिए जो रास्ते और इस तरह की चीज़ें साजो सामान जो है वो उनको ले जाने के लिए बेगार पे उसको इन्होंने कहा था कि रज़ाकार जो है वो जो नंबरदार है वो फराहम करेगा। वो रज़ाकार जो नंबरदार फराहम करता था वो गाँव से, देहातों से जो किसान थे छोटे, जो
उनके उस गाँव के अंदर रहते थे, उन लोगों को जो है वो चुन के उस बेगार पे भेज दिया जाता था। कई कई माह जो है वो बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं वो उन्होंने तामीर की और इस तरह की बेशुमार चीज़ें वो करते थे। लेकिन उसके साथ साथ ये तरीक़ाकार जो महाराजा ने उन्हें बताया था, वो फिर उस बेगार पे उन लोगों को अपने लिए भी इस्तेमाल करते थे कि चूँकि ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो है वो उनको दिया जाता था और उस ज़मीन के बड़े हिस्से पे काश्तकारी करने से लेके, तामीरात करने से लेके, उनके जानवरों को जो है वो पालने तक, उनके जो ख़ास करके जो कुत्ते उन तक को जो है वो पालने, उनकी मालिश करने, उनके घोड़ों को पालने, उनकी मालिश करने और इस तरह के तमाम तर काम जो है वो बेगार पे उन लोगों से जो है वो करवाए जाते थे। और अगर कोई इनकार करने की कोशिश करता था तो फिर चूँकि नंबरदार के कहने पे ही जो है वो केसेस बनते थे, नंबरदार के कहने पे ही लोगों को मुलजिम डिक्लेयर किया जाता था, मुजरिम डिक्लेयर किया जाता था। इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो उस एक विलेज पे एक नंबरदार का जो है वो इस तरह का इख्तियारात जो है वो दिए गए थे, जिस वजह से लोग फिर जो है वो उस नंबरदार के ख़िलाफ़ किसी नौइयत की शिकायत करने के मुतमिल नहीं हो सकते थे, ना ही उसकी हुकूमतूली कर सकते थे। अच्छा, ये आज़ाद कश्मीर में ये निज़ाम ख़त्म कब हुआ? ऑफिशली तो मेरे ख्याल में 1952 में पूरे बर्रे सगीर से ही ख़त्म किया गया, लेकिन इसकी बाक़ियात 1971 तक जारी रही। अच्छा। और बेगार जो है वो इस खित्ते में वो भी 1971 नहीं बल्कि मेरे ख्याल में 1974 तक जो है वो किसी न किसी सूरत में मौजूद रही। लेकिन पहले चूँकि बेगार जो है वो नंबरदार के ज़रिए राजा महाराजा लेता था या नंबरदार अपने लिए लेता था, लेकिन बाद अज़ां फिर ये हुआ कि जो मुख्तलिफ़ पहाड़ी इलाके थे उनमें जब फ़ौज का साजो सामान जो ले जाया जाता था, ख़ास करके वादी लीपा में या इस तरह के दीगर जो पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पे जो है वो लोगों को इसी तरह से बेगार पे ले जाया जाता था और वो कई कई माह जो है वो सामान पहाड़ियों पे फ़ौजी साजो सामान जो है वो लाद के ले जाते थे। और इसके हवाले से एक लीपा में जो पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी उस वक्त एक बहुत बड़ा एहतजाज भी हुआ था और उस वक्त जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बेगार का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया था। लेकिन जो नंबरदारी निज़ाम था, नंबरदार जो है वो असर और रसूख रखते रहे उसके बाद भी, चूँकि ऑफिशली तो वो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो तरीक़ाकार जो नई इंतज़ामिया यहाँ पे कायम की गई, नई हुकूमत कायम हुई, उसके मातहत जो नौकरशाही थी, वो तमाम तर पुलिस का निज़ाम या इंतज़ामिया का निज़ाम या महकमा माल का निज़ाम वो फिर उसी पुराने जो नंबरदार थे उन्हीं के मरून मिन्नत था और उन्हीं को माज़ीन का दर्जा दे के या उनके ज़रिए से ये तमाम तर काम किए जाते थे ता वक्त के बल्दियाती इलेक्शन हुए। उसके बाद भी बल्दियाती इलेक्शन में भी जो है वो मुख्तलिफ़ नंबरदार ही सामने आए। आज भी जो है वो हमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो इंतज़ामिया को जब किसी भी तरह के एहतजाज की, किसी भी तरह की कोई मसाइल जो है वो कम्युनिटी की तरफ से जो है वो नज़र आते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके मुतबादिल जो है वो लोगों को खड़ा करने के लिए फिर एक मुअज़्ज़िन शहर या मुअज़्ज़िन इलाका के नाम से जो है वो इसी तरह के लोगों को इंतज़ामिया जो है वो अपने साथ रखती है, जिनको जो है वो बवक़्त ज़रूरत जो है वो आम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इंतज़ामिया की अपनी रिट कायम करने के लिए उनको जो है वो उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो फिर जो है वो इंतज़ामिया के हक़ में जो है वो रायनामा हमवार करते हैं, उनके हक़ में जो है वो तमाम तर उमूर सर अंजाम देते हैं, लोगों में डिवीज़न पैदा करते हैं और उसकी वजह से फिर ये होता है कि उन्हें थाने और कचहरी में जो है तो वो गुंजाइश दी जाती है। उनकी वजह से उनके कहने पे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, उनके कहने पे लोगों को छोड़ दिया जाता है। इस तरह की उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, या फिर महकमा माल की जो एयर फेयर है तमाम तर जो ज़मीनों की सारी डिमार्केशन के हवाले से उसमें फिर उनको फ़ायदे दिए जाते हैं। लेकिन पहले आज से शायद ज़लज़ला के वक्त तक जो है वो 2005 तक ये सिलसिला ज़्यादा खुलेआम था, जो अब सोशल मीडिया के आने की वजह से, इंटरनेट के आने की वजह से काफ़ी हद तक मख्फी हो चुका है। को बहुत ज़्यादा एलानिया ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो तमाम तर जो सूरत हाल है उसको किसी न किसी हद तक जारी रखा जा रहा है। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए अगस्त तक का वक्त दिया है, लेकिन फौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने नंबरदारी निज़ाम को दोबारा बहाल करने का ऐलान भी किया है। क्या ये
वज़ीर आज़म जो ऐलान वज़ीर आज़म ने किया है वो एक्ट 74 के तहत काबिल अमल है, और क्या वो बल्दियाती इंतखाबात का मुतबादिल हो सकता है? मेरे ख्याल में ये इस हवाले से मुझे तो नहीं समझ आई कि वज़ीर आज़म ने ये किस पैराए में ये सारी चीज़ें बयान की हैं, और शायद तारीख़ से भी उन्हें कोई ख़ास वाकफ़ियत ना हो, या उन्होंने जो तारीख़ पढ़ी है वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन चूँकि सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेटिक जो इरा है उसमें आपको इलेक्शन के ज़रिए से ग्राउंड लेवल से जो है वो बालाई सतह तक जो है वो लोगों के वोट के ज़रिए से नुमाइंदे जो है वो मुंतखब करने पड़ते हैं, वो बल्दियाती इदारों के हो, वो यूनियंस के हों, वो असम्बली के हों, आइन साज हो या कानून साज असम्बली हो, या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको एग्जेक्टिव कहा जाता है, वो सारे लोग। लेकिन जो नंबरदार वाला तरीका था वो फिर मुतलिकुल अनानियत वाला एक तर्ज थी कि आपको ये तमाम तर रियासत की सहूलतकारी करने के लिए, लोगों को जो है वो रियासत के कंट्रोल में रखने के लिए, लोगों को काबू में रखने के लिए और उनका इस्तेसाल जो है वो जारी रखने के लिए उनको ज़्यादा जागीरें अलाट की जाती थी। और आज भी जब वो जागीरें जो उनको अलाट की गई थी वो अलाट नहीं थी, बल्कि उनसे जो है वो पैदावार जो है वो हासिल करने का उनको इख्तियार था। उसके ज़रिए उन्होंने वो महकमा माल के साथ मिलके, या उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे, कलेक्टर्स थे, उनके साथ मिलके उन जागीरों में वसअत भी पैदा की। लेकिन बाद अज़ां जब 1935 में जो उनको 36 में वो हुकूक मलकियत दिए गए, उस वक्त जो है वो तमाम तर जागीरें जो हैं वो उनकी अपनी हो गई। और आज भी जो है वो हमें बहुत सारे लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि फ़लाँ छोटी कबीलों के लोग जो हैं वो हमने अपनी ज़मीनों में जो है वो उनको जगह दी है, उनके पास ज़मीन नहीं थी, हमने जो है वो उन्हें दी हुई है, वो हमारे ज़ाहिर है उसके लिए उन्हें हमारा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हालांकि जो शेख अब्दुल्ला की अपनी ख़ास करके 1931 की जो मूवमेंट थी, शेख अब्दुल्ला तो उसके एक पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आए। बुनियादी तौर पे वो किसानों की मूवमेंट थी कि जो अपना जिस ज़मीन पे वो हल चलाते थे उस पे अपना इजारा मांग रहे थे, उस पे अपनी मलकियत मांग रहे थे, जिससे उनको महरूम किया गया था और उस ज़मीन समेत उनको जो है वो एक रियाया का दर्जा दिया गया था। तो उस कैफियत में आज जो वज़ीर आज़म ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, उसमें फिर उन्हें माजी में देखना चाहिए कि उनके अपने इलाके में जो नंबरदारी निज़ाम था, ये नहीं कि किसी ख़ास कबीले में जो नंबरदारी निज़ाम है वो इतना जो है वो ब्रूटल था, इतना ज़ालमाना था। उनके अपने इलाके में जो था उसकी तारीख़ जो है वो उसको पढ़ लें, जो ज़ुबान ज़द आम है कि वो वहाँ पे नंबरदार जो हैं वो क्या करते रहे, किस तरह किन किन लोगों को जो है वो उनको ह्यूमिलेट करते रहे, उनकी तज़ीक़ करते रहे, उनकी तज़लील करते रहे, और उनको फिर यानी यहाँ इस तरह के किस्से भी मशहूर हैं कि वो अपने जो कुत्ते हैं उनको नहलाने के लिए एक अलग से फैमिली जो है वो उसको मुतय्यन करते थे कि वो उनके कुत्ते नहलाया करती थी, उनको मालिश किया करती थी, उनको पाल पोस के, यानी इस हद तक उनको रखा जाता था कि कुत्ता जो है नंबरदार का वो ज़्यादा बाइज़्ज़त है बनिस्बत एक इंसान के जो उसकी रखवाली पे या उसकी जो खिदमत है उस पर मामूर किया गया। तो इस तरह की कैफियत का एक जो ढांचा था जिसको रियासत की सहूलतकारी के लिए और ख़ास करके अवाम की राय को सल्ब करते हुए उन पे जो है वो एक अलग से जो है वो रियासत का ढांचा जो है वो इस तरह का कि जो मुतलकुल अनान हो और जो नस्ल दर नस्ल पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आपका इस्तेसाल करे, आपके हुकूक सल्ब करे, उसको जो है वो दोबारा मुसल्लत करने का ऐलान किया गया। गो ये मुमकिन नहीं है, आज हो नहीं सकता और ना ही कोई इस सारे ढांचे को तस्लीम करेगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है उसके लिए इवन ये देखा जाए कि बल्दियाती जो नुमाइंदगान मुंतखब होंगे उनके जो इख्तियारात हैं, उनके जो काम हैं, वो जो 1990 का बल्दियाती एक्ट है उसमें जो लिखा गया है वो उसी तरह बरतानवी साम्राज्य ने नंबरदारों के जो उमूर उनके ज़िम्मे लगाए थे वो बल्दियाती नुमाइंदों के ज़िम्मे इन्होंने लगाए हुए हैं। यानी बल्दियाती नुमाइंदों के जो काम है कि वो नंबरदार मुंतखब होके आएगा। अब अल्टीमेटली यही है कि नंबरदार मुंतखब होके आएगा, लेकिन वो पहले नंबरदार जो है वो मालिया लेता था, वो टैक्स लेता था और उसकी वजह से उसके पास जो है वो मालो दौलत थी और मालो दौलत की वजह से उसका एक जो है वो रोब था और जागीर थी। लेकिन जब उसके पास जागीर भी नहीं है, मालो दौलत भी नहीं है,
तो फिर उसको कहीं से अर्निंग भी नहीं हो रही है, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो एक मुखबर की हैसियत से कर सकता है, बाकी को उसका वो नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म ने कही है, नंबरदारी निज़ाम बहाल किया जाएगा और मालिया वसूल किया जाएगा। बस हम गुज़श्ता 74 साल हो गए हैं यहाँ इस सारे इलाके में कोई एक ऐसी ज़मीन नहीं है कि जिसको जो है वो डेवलप किया गया हो, जिसमें काश्त के लिए डेवलप किया गया हो। यहाँ पे कोई मकामी ऐसी मंडी बनाई गई हो कि जहाँ पे कोई हार्टिकल्चर हो, कोई ज़राअत हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई ऐसी जगह हो कि जिस पे टैक्स लगाया जाएगा, सिवाय इसके कि बैरून मुल्क मौजूद जो मज़दूर हैं, जो मेहनत कश हैं, वो वहाँ से अपनी मेहनत जो है वो फ़रोख्त करके वो अपनी फैमिली को पालने के लिए वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं। वहाँ से जो पैसे आते हैं उनसे जो उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अखराजात करती हैं, जो अशिया ज़रूरिया ख़रीदती हैं, उस पे हासिल होने वाले टैक्स जो हैं उनकी बुनियाद पे जो है वो ये सारा रियासती ढांचा चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी सहूलत यानी नहीं कायम की गई। 163 अरब रुपए का बजट है, जिसमें से आप टूरिज़म के लिए यानी पूरे बजट का जो है वो 0.3% खर्च किया जा रहा है। उसके अलावा ज़राअत है, उसके लिए कोई मेकनिज़म नहीं है सिवाय महकमा कायम करने के और जाली फ़ाइलें तैयार करने के। हार्टिकल्चर के लिए कोई उसको प्रिजर्व करने के लिए, मंडी तक पहुंचाने के लिए, ना ही जो है वो बागात लगाने के लिए कोई स्कीम, कोई मनसूबाबंदी आज तक की गई है। उसके अलावा फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके हवाले से कोई जो है वो मनसूबाबंदी आज तक नहीं हो सकती। किधर से किया जाएगा? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस कैफियत में मालिया किससे कलेक्ट किया जाएगा? यानी वो लोग जो यूएई में रहते हैं वहाँ पे भी टैक्स देते हैं, वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ टैक्स देने के बाद फिर जब रेमिटेंसेस भेजते हैं उस पर अलग से टैक्स देते हैं, यहाँ जो वसूल करते हैं वहाँ पे टैक्स लिया जाता है, और फिर जब अशिया ज़रूरिया उनसे ख़रीदी जाती हैं उस पर अलग से जो है वो 17% जीएसटी और दीगर टैक्सेस जो हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद फिर मालिया किससे जो है वो वसूल किया जाएगा? यानी तय दर तय वो इतने टैक्सेस देने के बावजूद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कॉरपोरेट सेक्टर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आता है उनके लिए ये है कि वो अगर जिस मुल्क से आए हैं वहाँ पे अगर कोई टैक्स जमा करवा देते हैं तो यहाँ टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा। उनको इतनी बड़ी छूट दी गई है, यानी मालियाती इदारों को, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जितने सरमायादार हैं, उनको छूट दी जाती है और उसके बदले मेहनत कश जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत फ़रोख्त करके जो है वो पैसे इकट्ठे करते हैं और फैमिली से दूर रह के एक गैर इंसानी माहौल में रह के उनसे आप जो है वो उनकी जेबें काट के जो अपनी अय्याशियाँ जो हैं वो कर रहे हैं, और उसके बदले में आप जो है वो उनसे मज़ीद मालिया लेने की एक मनसूबाबंदी कर रहे हैं या ऐलानात कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे वो बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जिसमें से हुकूमत को कुछ नहीं मिल रहा है, और अब नंबरदार मुतय्यन किए जाएंगे जो लोगों से मालिया लेंगे और बेकार भी लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। बलदियाती जो निज़ाम है मौजूदा और पुराना जो नंबरदारी निज़ाम था उस पर तफसील से बताने का। नाज़रीन, देखना ये होगा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपने ऐलान किए जाने वाला जो उनका ऐलान था कि नंबरदारी निज़ाम को बहाल किया जाएगा वो बहाल कर सकेंगे, और अगर वो बहाल किया जाता है तो वो किस शक्ल में होगा, ये उनके लिए भी एक सवालिया निशान है और रियासत के बासियों के लिए भी। और क्या रियासत के जो अवाम हैं वो इस निज़ाम को तस्लीम करेंगे, ये भी एक सवालिया निशान होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।